हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 4.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग जो 2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 में क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है कि यहाँ से आपको कि बोर्ड में दिख रहा होगा क्या लिखा है। यहाँ से दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, द्विघात समीकरण के रूप में। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण क्या होती है ना। तो हम बताएं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। यानी उसी फॉर्म में इसको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। कि जैसे कोई भी जो इक्वेशन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ से कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। जहां जो a का वैल्यू होता है वो कभी भी क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। यानी a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो उस केस में क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। समझ में आया, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण, है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ लिखा है कि 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, एक प्रकार का द्विघात समीकरण, है ना। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस फॉर्म में है ना। तो द्विघात समीकरण कब कहलाएगा, जब इसका घात कितना रहेगा, 2। कितना रहेगा, घात बराबर 2। यानी इस जो यहाँ से दिख रहा है कि इसका घात यहाँ से कितना है, 2। यानी ऊपर में पावर कितना होना चाहिए, 2, है ना। मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम जो है पावर कितना होना चाहिए, 2। तब क्या कहलाएगा, मेरा द्विघात समीकरण। और यदि पावर 2 नहीं रहता है तो मेरा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे अभी लिखते हैं यहाँ से 3x का पावर 5 प्लस 9x का पावर 4 प्लस यहाँ से लिखा है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इसका अधिकतम जो घात है वो कितना है दोस्त, 5। कितना है यहाँ से 5। और जब ये 5 है तो हम क्या बताएं आपको कि घात जब 2 होगा, है ना। घात कितना बताएं, घात जब 2 रहेगा तो मेरा द्विघात कहलाता है। लेकिन यहाँ से घात इसका कितना है, 5। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण आपको आप पहचान लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण क्या बताए कि कोई भी यदि इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है और जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना, तब क्या बोलना आपको, उसको द्विघात समीकरण है। और जहां आपको क्या बताएं, घात क्या होना चाहिए, 2, है ना। घात 2 रहेगा तभी आप बोलेंगे उसको द्विघात समीकरण, है ना। तो आप समझ सकते हैं घात जहां 2 दिखेगा उसको द्विघात समीकरण। जैसे इसका घात कितना था दोस्त, 2, है ना। 2 था तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण। जैसे और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि लिखा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या द्विघात समीकरण है, तो आंसर है क्या, हाँ। क्यों, क्योंकि इसका जो घात है वो कितना है, यहां से 2, है ना। मैक्सिमम घात कितना है इसका, 2। यानी जब 2 रहता है तो क्या कहलाता है, यहां से द्विघात समीकरण, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यहाँ से क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर में तो पहले समझिए यहाँ से क्वेश्चन क्या लिखा है। यहाँ से दिया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता होगा कि आयत क्या होता है ना। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना दिए, एक आयत, है ना। तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का आयत। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की लंबाई यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी और इसकी भी लंबाई इसकी लंबाई क्या हो, दोनों की बराबर होगी। यानी आमने सामने का लंबाई बराबर होगा और साथ ही साथ एंगल कितना डिग्री होता है दोस्त, 90 डिग्री। तो क्या कहलाता है, आयत, है ना। तो दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे रखा है कि 528 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर है, सॉरी मीटर है। यहाँ से क्या लिखा है, 528 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। आगे लिखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो क्षेत्र बन रहा है ना, जो ये क्षेत्र है कि इसका क्या होगा कि मान लेते ए, ई क्या होगा यहाँ से बी और ई सी और क्या बनेगा डी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कुछ लंबाई भी होगी, ई क्या बनेगी इसकी लंबाई और ये क्या बनेगी इसकी चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी होगी, जब आयत है तो इस लंबाई और चौड़ाई होगी। तो लिखा है यहाँ से क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। यानी जो यहाँ से क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र की जो लंबाई है, इस क्षेत्र की लंबाई जो है वो क्या है, यहाँ से चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। देखिए यहाँ से आपको पहले क्या मिलता था कि छोटे क्लास में आपको यहाँ से क्या दिया रहा था, बहुत ही ईजी फॉर्म में, जैसे यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दे रखा था, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ से आपको क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ से इसका लंबाई और क्या निकालना है, यहाँ से
चौड़ाई निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो उसको कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में हमको क्या करना है कि व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए यहाँ से इक्वेशन बनेगा, है ना, समीकरण बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ से बोल रखा था कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी क्षेत्र की जो लंबाई होगी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होगी। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ से चौड़ाई दिया है, नहीं दिया है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा कि लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से चौड़ाई को हम लोग 20 नोट कर दें। ठीक है, तो यदि हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं दोस्त x, कितना मान लेते हैं x। ठीक है, चौड़ाई को यदि हम लोग x मान लेते हैं तो यहाँ से इसका लंबाई कितना होगा कि बोल रखा है कि इसका इस क्षेत्र का जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से, यानी चौड़ाई कितना है x, तो यहां से कितना होगा 2x, दुगुना हो गया से कितना है एक अधिक है यानी +1। तो इसका लंबाई कितना होगा कि 2x + 1। समझ में आया कि क्या लिखा था कि यहां से लिखा था कि क्षेत्र की जो लंबाई होगा वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होगा। तो यहां से क्षेत्र की लंबाई क्या होगा कि चौड़ाई, देखिए चौड़ाई सबसे पहली बात दे नहीं रखा था तो हम लोग क्या मान लिए अपने से x। जब इसको x मान लिए तो यहां से क्या हुआ कि x मान लिए तो इसका लंबाई क्या दे रखा है कि लंबाई दे रखा है कि यहां से इसका चौड़ाई के दुगुने, यानी चौड़ाई कितना है x, तो उसका दुगुना कितना होगा 2x। तो यहां से दुगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो एक अधिक है तो यहां से क्या बन गया, इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो यहां से लंबाई कितना हो गया 2x + 1 और चौड़ाई कितना हो गया यहां से x। ठीक है, तो यहां से हमको क्या करना है कि इस हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है हमको, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो इसको सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तभी यहां से हम क्या निकालेंगे, उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए यहां से इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले यहां से लिखेंगे हम लोग माना, क्या लिखेंगे कि मान लेंगे हम लोग कि इसका जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितना मान लेंगे हम लोग x। तो माना चौड़ाई बराबर कितना x, चौड़ाई बराबर x। ठीक है, तो चौड़ाई हम लोग मान लें कितना x, तो इसका लंबाई कितना होगा कि यहाँ से लंबाई इसका हो जाएगा कितना कि लंबाई बताएं आपको कितना कि 2x + 1। ठीक है, 2x + 1 यहां से बोल रखा था कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो जब चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, जैसे मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना है दोस्त 5, कितना है 5, तो इसका दुगुने से एक अधिक होगा लंबाई। तो यानी कितना होगा कि 5 दूना 10 + 1 यानी दैट मीन्स कितना होगा 11, है ना। जब कभी इसका चौड़ाई कितना होगा 10, कितना होगा 10, तो इसका जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा यहां से दुगुने से एक अधिक। तो इसका दुगुना कितना होगा 20 में एक जोड़ दीजिए कितना होगा यहां से 21। तो इसका लंबाई यहां से कितना होगा 21। ठीक है, तो आप कुछ भी लीजिए यहां से, तो हमेशा क्या होगा कि दुगुने से एक अधिक होगा। जैसे आप 50 लेंगे तो यहां से होगा क्या, इसका लंबाई क्या हो जाएगा कि दुगुने से एक अधिक, यानी 50 को दुगुना 100 और +1 तो कितना होगा यहां से 101। ठीक है, तो यहां से इस तरह से चलेगा ये। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या चलेंगे कि यहां से देखिए क्या दे रखा है हमको, इस जो आयत है इस आयताकार भूखंड का क्या दे रखा है क्षेत्रफल कितना, यहां से 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यहां से क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला हमको पता है ना, L × B। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ से इस जो आयत है इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना कि 528, कितना दे रखा है 528 इक्वल टू लंबाई, और इस लंबाई का वैल्यू कितना है 2x + 1। तो यहाँ से कितना रख देंगे इस लंबाई की जगह 2x + 1 और इनटू यहाँ से चौड़ाई, और इस चौड़ाई का वैल्यू कितना है दोस्त x। तो यहाँ से कितना होगा x। तो अब यहाँ से इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है ना। तो यहाँ से क्या दे रखा था कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा था कितना 528, तो यहाँ रख दिए क्षेत्रफल की जगह 528, और क्या होता है फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई कितना दे रखा है यहाँ से 2x + 1 और चौड़ाई दे रखा है x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो 528 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए अब x बाहर में है ना, तो जो x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 2x से मल्टीप्लाई होगा, और x किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 1 से। तो जब x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा यहाँ से 2x² प्लस यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा x। ठीक है, तो x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2x² प्लस था तो प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा x। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना होगा 2x² प्लस x, है ना, तो इसको लिख लिए। अब इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ से कितना होगा -528 इक्वल टू क्या बच गया 0। तो क्या बन गया यहाँ से द्विघात समीकरण, और इसी फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करके दिखाना था। ठीक है, तो यहाँ से तो इसका आंसर आ गया कितना 2x² प्लस x माइनस कितना 528 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, इसका यानी जो आयताकार क्षेत्र था इसका लंबाई और चौड़ाई। ठीक है,
तो अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग अब बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहे हैं, बोर्ड में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या दे रखा है कि 2 क्रमागत है ना। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। क्रमागत सबसे पहले समझिए, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। क्या होता है, लगातार, ठीक है। तो लगातार होता है जैसे 1 2 3 4 यानी क्या चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है। यानी कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे 1 के बाद कितना आना चाहिए 4, इस तरह नहीं आना चाहिए। यानी कभी भी क्या जाने लगातार, यानी 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3, यानी इस तरह से कभी भी रेगुलर रहता है, यानी 1 2 3 इस तरह से रहेगा, तो क्या होता है, क्रमागत, है ना। क्रमागत का मतलब लगातार बताएं। तो यहाँ से क्या लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है सभी में आपको एज्यूम मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलेंगे क्या कि यहाँ से दे रखा था क्या कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है उसका गुणनफल कितना दे रखा है, कि उसका गुणनफल दे रखा था यहाँ से कि 306 है। कितना यहाँ से 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ से 306। तो बताइए वहां से जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। जब नहीं दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। तो यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना, है ना। माना कि देखिए पहला जो पूर्णांक होगा, है ना, सबसे पहला 2 धनात्मक पूर्णांक लेना ना, तो सबसे पहला पूर्णांक कितना होगा कि अपने से हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। क्या मानते हैं यहाँ से x, है ना। तो मान लेते हैं कि जो पहला पूर्णांक होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक वो कितना होगा, यहाँ से मान लेते हैं अपने से हम लोग x, है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, m n o कुछ भी मानिए, तो हम यहाँ से मान लिए कितना x, ठीक है। स्टैंडर्ड लगता है इसीलिए हम लोग कितना मान लिए x। तो पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिए हम लोग कितना x। तो यहाँ से लिखा था कि 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x, तो यहाँ से दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, यहाँ से दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा कि x+1, कितना होगा यहाँ से x+1। तो x+1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से बोल रखा है क्रमागत लेना आपको, है ना। लेने का तब कुछ भी y भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या बोल रखा है कि 2, यहाँ से क्या लिखा था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना आपको। यानी कि यहाँ से देखिए ये तो मान लिए पहला वाला कितना मान लिए x, ठीक है। तो आप मान सकते थे दूसरा धनात्मक पूर्णांक को y, लेकिन यहाँ से बोल रखा है कि आपको क्रमागत लेना है। यानी जैसे आप कितना ले लिए, पहला वाला 5 ले लिए, तो आपको दूसरा वाला कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से 6, तभी तो लगातार बनेगा, या फिर लगातार बनेगा नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ से कि पहला धनात्मक पूर्णांक को मान लिए हम लोग कितना x, तो यहाँ से जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा वो कितना होगा, यहाँ से x+1। क्यों, क्योंकि दे रखा है कि लगातार है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ से प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम लोग अब क्या चलेंगे कि यहाँ से दे रखा कि दोनों का गुणनफल, है ना, जो दोनों धनात्मक पूर्णांक है उन दोनों का जब हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने पर यहाँ से कितना आएगा 306। कितना आएगा 306, यानी इसको गुना करेंगे, यानी x इंटू कितना कि x+1, इन दोनों गुना करने पर हमेशा कितना आएगा 306, है ना, यही बोल रखा है ना। तो बताइए यहाँ से जो दोनों धनात्मक पूर्णांक है उन दोनों गुना करने पर कितना आएगा 306, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ से बोल रखा था कि 306 आएगा। तो अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बाहर में है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा x² और फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से प्लस कितना होगा x इक्वल टू कितना आ गया 306, है ना। तो यहाँ से हम इसको x² प्लस x, अब इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा -306 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया एक प्रकार का द्विघात समीकरण, और इसी फॉर्म में इसको हमको रिप्रेजेंट करके दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 का सी पार्ट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट में यहाँ से क्या लिखा है, तो यहाँ से दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही कि लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए एक रोहन एक लड़का है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्या है कि रोहन एक लड़का है, क्या बन गया रोहन, ठीक है, ये बन गया रोहन, ठीक है। और यहाँ इसकी क्या है माँ, है ना, ये क्या है इसकी माँ, ठीक है। तो इसकी जब ये माँ है तो ये क्या बन गया रोहन, और क्या है उसकी माँ यानी मदर है, ठीक है। तो रोहन की मदर है। तो लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से, है ना। तो रोहन की जो माँ है उससे कितनी बड़ी है दोस्त,
26 वर्ष। यानी रोहन कितना होगा, मान लेते हैं कि रोहन कितना है, यहाँ से अपने से मान ली हम लोग x है ना, क्योंकि दे नहीं रखा है कि रोहन का एज क्या है। ठीक है, डायरेक्ट बोल रखा है कि रोहन की माँ की कभी भी आप देखेंगे ना तो तुलना करेंगे तो कभी भी रोहन की जो माँ होगी वो कितना होगी, यहाँ से हमेशा रोहन से 26 वर्ष बड़ी होगी। तो यहाँ से रोहन का एज तो दे नहीं रखा है, तो हम लोग मान लें कितना कि रोहन का एज कितना मान लें x, तो यहाँ से रोहन की माँ का एज कितना होगा x + 26। समझ में आया है ना। तो क्या बोल रखा था, फिर से बताते हैं कि बोल रखा है कि रोहन की जो माँ है ना, कि रोहन की जो माँ है रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का उम्र कितना होगा x, तो उसकी माँ का उम्र कितना होगा x + 26। तो ये कितना होगा यहाँ से x + 26 है ना। कभी भी आप कभी भी लीजिए कि कभी वो क्या होगी, हमेशा वो क्या होगी कि यहाँ से 26 वर्ष बड़ी होगी। जैसे मान लेते हैं कि रोहन कितना वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। अपने से एग्जांपल दे रहे हैं कि रोहन यदि यहाँ से कितना वर्ष का हो, 5 वर्ष का, तो यहाँ से उसकी जो माँ का जो क्या होगा उम्र होगा वो कितना होगा, 26 वर्ष बड़ा होगा। यानी कितना होगा, दैट मीन्स इसमें 26 जोड़ना पड़ेगा ना, तो कि उसकी माँ का एज कितना होगा यहाँ से 31 साल। कितना होगा, 31 साल। जब यहाँ से रोहन का एज कितना होगा 5 साल, तो उसकी माँ का एज यहाँ से कितना होगा 31 साल। समझ में आया कि कभी भी जैसे यहाँ से कितना होगा 10 साल, कितना होगा, मान लिए कि रोहन का एज कितना होगा 10 साल, तो उसकी माँ का कितना बोल रखा 26 वर्ष बड़ी होगी। यहाँ से जब ई कितना है 10 है, तो इसका माँ का उम्र कितना होगा 26 वर्ष बड़ा, दैट मीन्स यहाँ से कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी 26 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसके आगे क्या दे रखा है उसको भी पढ़िए। तो यहाँ से दे रखा है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल। अब क्या करते हैं कि इनकी जो आयु है ना, इसकी आयु और इसकी माँ की आयु है ना, तो इन दोनों का जो गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी अब से देखिए अभी मान ली हम लोग कितना है, इसका एज कितना है कि x है। ठीक है, और उसकी माँ का उम्र कितना होगा x + 26 होगा। अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ से बोल रखा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अभी नहीं लेना आपको, कि 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी 3 वर्ष बाद। यानी पहले कितना था x था, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा दोस्त x + 26। कितना होगा x + 26। तो जब यहाँ से कितना है x, तो यहाँ से बोल रखा है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 360। यानी अभी कितना है x, तो 3 वर्ष पश्चात कितना होगा x + 3 है ना। जब रोहन का जो एज होगा कितना होगा 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 से अभी मान लेते हैं कि मेरा अभी एज कितना है यहाँ से 1 साल है ना, 1 साल है, तो 3 वर्ष पश्चात कितना होगा x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसी रोहन का एज कितना होगा यहाँ से x + 3। तो बताइए जब इसका एज बढ़ेगा क्या इसकी माँ का एज नहीं बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ से उसकी माँ का एज कितना था उस समय x + 26 था। तो यहाँ से कि आगे जब जाएंगे 3 साल बाद, तो उसकी माँ का एज अब कितना होगा x + 29। ठीक है, दैट मीन्स पहले कितना था x + 26, कितना था x + 26, अब 3 साल बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ से कितना होगा x + 29। तो यानी उसकी माँ का एज कितना होगा अब x + 29, कब 3 वर्ष पश्चात। यहाँ से 3 वर्ष पश्चात है ना, 3 वर्ष पश्चात बताएं उसका एज कितना होगा, उसकी माँ का x + 29 और उसका एज कितना होगा x + 3 है ना। तो अब क्या बोल रखा था कि उनकी आयु यानी 3 वर्ष पश्चात कितना होगा x + 3 और इसका एज हो जाएगा x + 29। तो उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल मतलब कि यहाँ से इन दोनों को आप गुना करेंगे ना, तो हमेशा वो कितना आएगा यहाँ से 360, यानी x + 3 और कितना कि x + 29, यानी इन दोनों का आयु का जो गुणनफल होगा, यानी x + 3 और x + 29 को आप गुना करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 360। कितना आएगा 360। तो बस आपको इसी को समझना है ना। तो कितना के 360। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मानेंगे, क्या लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे माना कि यहाँ से कौन था रोहन, क्या मान लेंगे कि रोहन का वर्तमान आयु, रोहन का वर्तमान आयु यहाँ से कितना मान लिए हम लोग x, कितना मान लिए x। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, यहाँ से वर्तमान आयु उसकी कितनी हो जाएगी यहाँ से x + 26। वो आपको यहाँ से समझा दिए। ठीक है, x + 26 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार है ना। तो प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे, या फिर पहले और यहाँ से दूसरा किस्म क्या दे रखा था कि जब 3 वर्ष पश्चात, यानी यहाँ से फिर क्या होगा कि रोहन का 3 वर्ष पश्चात, पहले लिख लेते हैं यहाँ से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, 3 वर्ष बाद रोहन का वर्तमान आयु
यहाँ से कितना होगा, रोहन का वर्तमान आयु हो जाएगा यहाँ से कितना, कि उसका जो वर्तमान आयु कितना होगा, कि पहले कितना था कि रोहन का जो आयु पहले कितना था x, 3 वर्ष बाद यहाँ से रोहन का आयु कितना होगा x+3, कितना होगा यहाँ से x+3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आयु हो जाएगा x+3, तो यहाँ से 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ का एज भी कितना होगा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, है ना, रोहन की माँ की वर्तमान आयु लिख ली, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बताएं कितना होगा, यहाँ से उसका आयु हो जाएगा कि x प्लस कितना 26 प्लस कितना होगा 3, दैट मीन्स कितना x+29 जुड़ेगा ना, 26 + 3 कितना हो गया 29, यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का जो आयु होगा वो कितना होगा यहाँ से कि x+29। तो अब यहाँ से चलेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे यहाँ से, प्रश्नानुसार क्या दे रखा था कि इन 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों को यहाँ से गुना करेंगे किसको, कि x+3 यानी रोहन की आयु, है ना, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x+3, इसको और किसको कि रोहन की माँ का, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना था यहाँ से x+29, और इन दोनों गुना करने पर हमेशा कितना आएगा 360। तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 360। तो यहाँ से क्वेश्चन में बोल रखा था, तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले बताए सॉल्व करना, यहाँ से कितना लिखेंगे x, है ना, यहाँ कितना है 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, उसके पीछे कितना है यहाँ से x+29, तो यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग x+29, दोनों तरफ हम लोग लिख देंगे x+29, है ना। अब यहाँ प्लस है, क्या देंगे यहाँ से बीच में प्लस, और इक्वल टू इधर कितना था यहाँ से 360। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, देखिए x से गुना होगा ना, ये दोनों से जाके गुना होगा, तो x से गुना कितना होगा x², और फिर x 29 से गुना होगा, प्लस कितना होगा यहाँ से 29x प्लस, अब 3x से जब गुना होगा, है ना, बाहर में तो दोनों से गुना होगा ना, है ना, तो कितना होगा यहाँ से 3x, कितना होगा 3x प्लस यहाँ से 29 को जब हम लोग कितना से गुना करेंगे 3 से, ठीक है, तो 29 को जब हम लोग यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 87, यहाँ से कि 3 से गुना होगा ना, देखिए ये 3 जब x से गुना होगा कितना होगा यहाँ से 3x, और 3 जब 29 से गुना होगा तो यहाँ से कितना होगा 87, ठीक है, तो 29 या 87 होता है, इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 360। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x² प्लस 29x प्लस 3x, तो 29x प्लस 3x यहाँ से कितना होगा 32x, कितना हो जाएगा 32x प्लस यहाँ से 87 इक्वल टू कितना आ गया 360, है ना, 360। तो अब यहाँ से क्या करेंगे x² प्लस 32x प्लस कितना है 87, अब इसको इधर लाएंगे कितना होगा -360 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x² प्लस कितना 32x, अब यहाँ से दोनों घटेगा तो यहाँ से घटा लेते हैं, कितना आएगा कि यहाँ से घटेगा तो ये आ जाएगा यहाँ से 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा कि 3, ठीक है 3, और यहाँ से कितना हो गया 15, 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ से कितना बच गया 2, तो कितना बच गया -273 इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों घटेगा क्योंकि बड़ा साइन किस पे है 360 पे है, तो यहाँ से माइनस लगा लेते, यहाँ भी माइनस होगा 273 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया यहाँ से एक प्रकार का द्विघात समीकरण, और इसी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना था, ठीक है।